आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं सेट बी विषय हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं आपको सेट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन बता चुका हूँ। आई होप आपने क्या तैयार कर लिया होगा। चलिए देख रहे पहला दोस्तों हमारा है सही विकल्प का चयन करना है। पहला है चिराग किसके लिए तय थे, ओके, तो इसका राइट आंसर आपका सा नंबर का, हर घर के लिए इसका राइट आंसर आपका सा नंबर का। नेक्स्ट है नीर भरे नित प्रति हरे तऊ न प्यास बुझाई में कौन सा अलंकार है, तो उसका राइट आंसर 12 नंबर का विशेष उक्ति का अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा विदाई संभाषण किस विधा की रचना है, तो उसका राइट आंसर व्यंग्य विधा की, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 भेद, ओके। अगर हमसे रचना के आधार पर पूछते तो हमारा हो जाएगा तीन, ओके, लेकिन हमसे अर्थ के आधार पर पूछा जा रहा तो 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट है पंजनियन का अर्थ है, तो उसका राइट आंसर बादल, ओके। नेक्स्ट है किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना कहलाता है, तो उसका राइट आंसर आपका संपादन इसका पर राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अब देख लेते हैं रिश्ताओं की पूर्ति। पहला है घर की याद कविता डैश ऋतु में लिखी गई है, तो वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट है डैश को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका संचारी भाव को, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा डॉक्टर नगेंद्र डैश को पुनर्जागरण काल कहते हैं, तो भारतेंदु युग को। नेक्स्ट है सरकारी कामकाज की भाषा डैश कहते हैं, तो राजभाषा, ओके। फिर जैसे तातुस थे, तो तातुस क्या है, लेखक थे। नेक्स्ट है आपको 1894 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन देश में बनी, तो ये आपको जो फ्रांस देश में बनी, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं सत्य सत्य बनाना है। तो पहला हमारा पास पंजाबी साहित्य के कवि है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा, ये हमारा सत्य, ओके। नेक्स्ट चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ओके, कि ओज गुण में होता है, जबकि यहाँ माधुर्य पूछा है तो असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट रजनी पटकथा में कुल 7 दस हैं, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आलू अंधारी का अर्थ अंधेरे का उजाला, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपका शब्दकोश में 6 अक्षर का वर्ग में ही आता है, तो हमारा क्या है असत्य हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से हमारे सत्य हो जाते हैं, तो आप देख लीजिए। अब दोस्तों हम देख लेते हैं सही जोड़ियाँ, ओके। सही जोड़ियाँ दोस्तों हमारा पहला है त्रिलोचन, ओके। तो त्रिलोचन को दोस्तों आपको मिला देना है। देखिए त्रिलोचन को दोस्तों आपको मिला देना है। चंपा काली अच्छा नहीं चिंती। नेक्स्ट आपका अक महादेवी, तो ये हो जाएगा हे भूख मत मचल। नेक्स्ट हमारा कृष्ण चंदन, तो कृष्ण चंदन कौन थे, ये हमारा हो जाएगा जामुन का पेड़, ओके। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा महाकाव्य, तो महाकाव्य हो जाएगा दोस्तों आपका सर्ग में बंधी रचना, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा निपात, निपात में हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, निपात में तुम भी आ गए, तो कि ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 5वां, ओके। नेक्स्ट हमारा प्रबोध कुमार, तो प्रबोध कुमार था आलू अंधारी में, तो ये आपका हो जाएगा आपका 6वां। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अनुस्मारक हो जाएगा आपका रिमाइंडिंग, ओके, तो ये हो जाएगा 7वां। तो इस प्रकार से हमारी सही जोड़ियाँ हो जाती हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक वाक्य एक शब्द उत्तर देना है। तो आपको क्या है, पहला हमारा कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। इसका दोस्तों आपका राइट आंसर लिख देना है। हवा, अग्नि, जल, आकाश, मिट्टी, आपका आंसर हो जाएगा। लिखित रूप में आंसर आपको दिखा दूंगा। नेक्स्ट दोस्तों आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वाक्यम रसात्मक काव्यम, मतलब क्या है रस युक्त बाकी काव्य, ओके। नेक्स्ट है न्याय के मैदान में किन के बीच युद्ध ठन गया, तो बंशीधर की ईमानदारी और क्या अलाउद्दीन के धन के मध्य क्या है हमारा ये क्या है युद्ध ठन गया, ओके। नेक्स्ट है अप्पू की माँ का नाम क्या था, तो उसका राइट आंसर आपका सर्वजया, ओके। नेक्स्ट है राग मालकोश किसे कहते हैं, तो इसका हो जाएगा रात्रि के रागों का बहुत लोकप्रिय राग है आपको, ओके। नेक्स्ट हमारा संकेत वाचक वाक्य का एक उदाहरण दीजिए, तो आप इसे दे सकते हैं वर्षा होती तो क्या है फसल होती, ओके। जैसे क्या है आप मेहनत करते तो आप पास हो जाते, ओके। ये आपके हो जाते हैं सब, जिसमें क्या होता है एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित हो, वो आपका संकेत वाचक वाक्य हो जाता है, ओके। इसके आधार पर आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं। फिर खोज परक पत्रकारिता क्या है, तो उसका राइट आंसर होगा तथ्यों पर आधारित खबरों को खोज परक पत्रकारिता कहते हैं, ओके। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से लिखना है। पहले का राइट आंसर आपको हो जाएगा हवा, अग्नि, जल, आकाश, मिट्टी। दूसरे का राइट आंसर आपको वाक्यम रसात्मक काव्यम अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य है। तीसरा है आपका वंशीधर की ईमानदारी और अलाउद्दीन के धन के मध्य क्या है युद्ध ठन गया, ओके। फिर नेक्स्ट आपका सर्वजया। 5वां है रात्रि के रागों में बहुत लोकप्रिय राग है, ओके। नेक्स्ट है आपका 6वां वर्षा होती तो क्या है फसल अच्छी होती है, आप लिख सकते हैं। या अगर आप मेहनत करते तो आप उत्तीर्ण हो जाते, इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ओके। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 7वां तथ्यों पर आधारित खबर को क्या है खोज कर निकालना क्या है खोज परक पत्रकारिता कहलाता है। ये हमारा इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं प्रश्नांक 6वां। तो प्रश्नांक 6वां है छायावादी कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए, अथवा पूछा जा रहा है प्रगतिवादी कविता के 2 कवियों के एवं उनके 2 कवियों के नाम लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन हमारे ये दिया हुआ आपको। इसमें क्या है छायावादी काव्य की आपको 2 आपको प्रमुख आपको विशेषता बतानी है, तो छायावादी काव्य की विशेषता हमारी ये दी हुई है, तो 2 आपको लिख लेना, ओके। इसके साथ ही आपसे क्या पूछा जा रहा है छायावादी 2 विशेषताएं आपसे पूछी जा रही है। साथ ही दोस्तों आपको क्या है आपको ये आपको दिया हुआ है, ओके। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और आपका उदाहरण दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ओके।
कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसके बाद दोस्तों हमसे पूछी जा रही है प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं और कवि के नाम। ओके, प्रगतिवादी काव्य की विशेषता हमारे ये दी हुई है और प्रगति के ये हमारे दिए हुए हैं। ओके, कवि के नाम, उनकी रचनाएं, रामधारी सिंह दिनकर, हुंकार, भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश। ओके, ये आपका हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फास्ट। ओके, और इसमें भी आपको क्या छायावाद की काव्य की आपको विशेषता बतानी है, इसमें भी आपको कवि और उनके क्या रचनाकार बताने हैं, तो आप लिख लीजिएगा। तो इस छायावादी कवि की है महादेव वर्मा, क्योंकि निर्जा निहार रश्मि, ये आप लिख लीजिएगा। ओके, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिख लीजिएगा, ये आपके हो जाते छायावादी कवि, उनकी रचना आप लिख लीजिएगा। ओके, इसी प्रकार आपको प्रगतिवादी की दो आपको विशेषता बता दी है, उनके कवि और रचनाकार आपको बता देंगे। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट सातवां है, सातवें पूछा जा रहा है कलकत्ता पर बर्जर गिरे, चंपा ने ऐसा क्यों कहा। इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपको इस प्रकार से लिखना है। चंपा नहीं चाहती थी कि उसका पति उसे छोड़कर कमाने के लिए कलकत्ता जाए। कलकत्ता शहर परिवार को तोड़ने वाला है, यह प्रतीक शोषण का है। इस शोषण के आम व्यक्ति का जीवन क्या नष्ट हो जाता है। चंपा अपने पति से अलग नहीं होना चाहती थी, अतः उसने कलकत्ता के विनाश की चाहती थी और ताकि उसका परिवार नहीं टूटे, इसलिए उसने कहा कि कलकत्ता पर क्या बरस गिरे। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है बस्तियों के शहर की हाव हवा से बचाने से क्या आशय है। तो इसे सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। बस्तियों को क्या है, आबो हवा से बचाने से क्या आशय है। इसे सॉल्यूशन क्या आवश्यकता है, क्या आशय है, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका दिया हुआ है स्क्रीनशॉट, इसका क्या है फास्ट लीजिए। फिर इसके मांग आपका सातवीं कथवा हो जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर आपको क्या उदाहरण सहित आपको बताना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया। पहले आपको क्या है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर आपको बताना, तो ये आपका दिया है महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। मैंने आपके यहाँ दो पॉइंट लिखे हैं, ये आपके अंतर दिए हुए मुख्यतः। ओके, जैसे आप तालिका बना के लिखिए, डायरेक्ट लिख लीजिएगा। महाकाव्य में पात्रों की संख्या अधिक होती है, जबकि क्या खंड काव्य में पात्रों की संख्या सीमित होती है। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, जबकि क्या खंड काव्य में एक छंद का प्रयोग होता है। ये आपके अंतर हो जाते हैं। उदाहरण भी आप लिख लीजिए, महाकाव्य में आप लिख लीजिएगा रामचरितमानस, खंड काव्य में आप लिख लीजिएगा, खंड काव्य में आप लिख सकते हैं सुदामा चरित। ओके, ये हमारा हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है वक्रोक्तिक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, वक्रोक्तिक अलंकार की आपको परिभाषा बतानी है, तो ये आपकी दी हुई है वक्रोक्तिक अलंकार की परिभाषा। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका हमारा एग्जाम्पल भी ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए कि जब बोलने वाला व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण सुनने वाला व्यक्ति कुछ और अर्थ निकाले, तो वहाँ वक्रोक्तिक अलंकार। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू के कहे आनंद सज्जल जग माही, ये सब आपके क्या है एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है इसका अंक 9वां, छोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से दिया हुआ है। छोटा छंद की आपको क्या है परिभाषा बतानी है, तो छोटा छंद के बारे में आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। छोटा छंद के बारे में आपके ये पॉइंट से माध्यम से समझाया गया है। ओके, फिर इसका आपको एग्जाम्पल बताना, छोटा छंद का आपको एग्जाम्पल या उदाहरण दिया है, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ओके, ये आपका क्या है छोटा छंद का एग्जाम्पल दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। अथवा दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है विवश रस की परिभाषा और उदाहरण सहित आपको इसे बताना। ओके, तो विवश रस देख लेते हैं, तो ये हमारा दिया हुआ विवश रस किसे कहते हैं, जहाँ दुर्गंध युक्त वस्तुएं, चर्बी, रुधिर आदि को ऐसा वर्णन हो जिससे मन क्या है घृणा और हो जाए, तो वहाँ क्या विवश रस होता है। ओके, ये आपका दिया हुआ विवश रस का स्थायी भाव जुगुष्य है। उदाहरण आपका है सिर पर बैठो काक, आंखें दुई निकारत खाक, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्नांक 10वां। प्रश्नांक 10वां है हमारा दोस्तों कहानी और क्या एक तथा उपन्यास में अंतर लिखिए। ओके दोस्तों, इसी के अथवा पूछा जा रहा है जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर लिखिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो पहले दोस्तों आपको क्या है कहानी और उपन्यास में अंतर बताना है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहानी और उपन्यास में अंतर आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपको कहानी उपन्यास में अंतर लिखना है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपसे जीवनी और आत्मकथा में अंतर दिया है, तो ये आपकी जीवनी आत्मकथा में अंतर दिया है। अगर आप इसे तालिकाबद्ध रूप लिखना चाहते हो, तालिकाबद्ध आप रूप में लिख लीजिएगा। ओके, और ये आपका दिया हुआ अंतर स्क्रीनशॉट लीजिए, कहानी और उपन्यास में अंतर और आपका जीवनी और आपका आत्मकथा में अंतर, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्नांक 11वां। प्रश्नांक 11वां है लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं लिखिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की आपको दो विशेषताएं लिखनी है, तो लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं इस प्रकार से दी हैं, तो इसी इसका क्या है फास्ट आप लीजिए पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट, ये दो विशेषताएं आपको लॉर्ड कर्जन की आपकी बताई गई। ओके, अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप तुरंत ही पूछ लीजिएगा। ओके, और आगे आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लॉर्ड कर्जन की हमारी दो विशेषताएं कंप्लीट हो जाती है। फिर नेक्स्ट दोस्तों हमसे पूछे यार प्रश्नांक 11वीं का अथवा अध्यापक त्रिलोक सिंह एवं लोहार गंगाराम के दंड देने में क्या क्या ढंग थे। ओके, तो इसका आपको इस प्रकार से आंसर लिखना है प्रश्नांक 11वें का
कि किस प्रकार से अंतर था। ओके, तो अध्यापन त्रिलोक सिंह और लोहार गंगाराम के दंड देने के ढंग अलग अलग थे। जहां मास्टर त्रिलोक सिंह क्या है दंड देने के लिए क्या अपनी पसंद का बेत चुनने का छूट देते थे, वहीं गंगाराम के हाथ के बेत का चुनाव स्वयं करते थे। हाथ में जो कुछ आ जाए पड़ जाता है उसी से दंड देना शुरू कर देते थे। ओके, इस प्रकार से आप दोनों के दंड देने का तरीका बता सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रश्न 12वां। प्रश्न दोस्तों 12 पूछा जा रहा है निर्देशांक वाक्य परिवर्तन करके लिखिए। कोई दो आपको बताना है, मैं आपको तीनों समझा देता हूँ। पहला है दोस्तों आपका दिनेश बुद्धिमान। ओके, दिनेश बुद्धिमान है, इसे हमें क्या है नकारात्मक बनाना है, लेकिन बिना अर्थ बदले। ओके, तो देखते हैं स्टूडेंट क्या है नकारात्मक देखते ही तुरंत बना देते हैं दिनेश बुद्धिमान नहीं है। ओके, जबकि ऐसा नहीं बनेगा, आपको क्या है उसका अर्थ ना बदले और आपको क्या है आपको नकारात्मक बन जाए। ओके, तो इसका आंसर आपको किस प्रकार से लिखना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका दोस्तों आपको आंसर लिखना है दिनेश मूर्ख नहीं है। ओके, दिनेश क्या है मूर्ख नहीं है। अब देखिए आपको क्या अर्थ नहीं बदलना है, तो इस प्रकार से क्या जब मैंने कहा दिनेश मूर्ख नहीं है तो मतलब जब मूर्ख नहीं तो क्या बुद्धिमान होगा। ओके, मूर्ख तो हो जाएगा दिनेश क्या बुद्धिमान है। इसका अभी मतलब क्या है, इसका अभी मतलब है ये दिनेश क्या बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी ये क्या है नकारात्मक बन गया। ओके, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट दोस्तों हमसे दूसरा पूछा जा रहा है सोहन आज भोपाल जाएगा संदेहवाचक। ओके, तो वो सोहन आज भोपाल जाएगा। ओके, इसमें आप इस प्रकार से लिख सकते हैं फिर परिश्रम करने वाले विद्यार्थी सफल होते हैं। ओके, संकेत वाचक आपको बनाना। ओके, संकेत वाचक आप देख लेते हैं, अभी मैंने आपको समझाया भी था। ओके, संकेत वाचक किस प्रकार से आपको बनाते हैं, आपको एक वाक्य ने समझाया था कि एक वाक्य क्या दूसरे वाक्य पर आश्रित कर देना है। ओके, तो बस आपको इसका बना देना है किस प्रकार से, यदि विद्यार्थी परिश्रम किया है तो क्या है सफलता मिलेगी। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि परिश्रम करने वाले विद्यार्थी सफल होते हैं। ओके, इसका आंसर आपको बनाना है यदि विद्यार्थी परिश्रम किया है तो सफलता मिलेगी। अगर मतलब परिश्रम करोगे तो ही सफलता मिलेगी, मतलब एक वाक्य क्या है दूसरे वाक्य पर आधारित है, इसलिए इस प्रकार से हमारा संकेत वाचक बन जाएगा। चलिए आगे अथवा देख लेते हैं। अथवा दोस्तों से पूछा जा रहा आप अपने हिंदी शिक्षक से परीक्षा हेतु विषय की तैयारी के संबंध में आपके संवाद करना है। तो संवाद आप लिख सकते हैं कि टीचर ने आपने उनसे टीचर से पूछा कि हम कौन से टॉपिक तैयार करें, निबंध में कौन तैयार करें, आवेदन पत्र क्या तैयार करें, टीचर ने बताइए ऐसे तैयार करें। इस प्रकार से आप क्या है 4 से 5 लाइन आप लिख लीजिएगा तो आपका तैयार हो जाएगा। ओके, और इससे आप बातें करते हैं वही आपको संवाद लेखन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रश्न 13वां, सार संक्षेपण किसे कहते हैं, लिखिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ सार संक्षेपण किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हमारा ये दिया हुआ स्क्रीनशॉट मिल लीजिए। सार संक्षेपण से यहाँ से किसी अनुच्छेद परिच्छेद विचित्र टिप्पणी अथवा प्रतिवेदन को संक्षिप्त कर देना है। ये आपका मेन आंसर आपका इतना हो जाता, बाकी इस प्रकार से आपका दिया है तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कंप्लीट हो जाता सार संक्षेपण। अथवा दोस्तों हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्य को क्या है शुद्ध करना है, कोई दो। ओके, तो मैं आपको तीनों समझा देता हूँ। पहला जैसा है हमारा कि महादेवी वर्मा क्या विद्वान महिला थी। ओके, देखिए जो अब महादेवी वर्मा में आपको क्या है विद्वान है जो आपके पुल्लिंग में लगता है। ओके, और यहाँ के महादेवी वर्मा स्त्रीलिंग है तो आपका विद्वान का होता है स्त्रीलिंग विदुषी। ओके, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा एक आपकी विदुषी महिला थी। ओके, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पेड़ों पर पक्षी बैठा है, तो अजीब लग रहा है। ओके, तो इसका आपका इसका स्पर्श होगा पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा तीसरा बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो ये हमारा क्या राइट, ये पहली से शुद्ध है। ओके, पहली शुद्ध है। अगर इस प्रकार से होता बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। ओके, अस्त्र होता तो यहाँ आपका शस्त्र हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा वाला तो ऑलरेडी आपका सही है। ओके, बाकी आप देख लीजिए आंसर किस प्रकार से लिखना है आपको। पहला आपका महादेवी वर्मा क्या है विदुषी महिला थी। ओके, दूसरा आपका पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं, तीसरा आपका है बंदूक एक उपयोगी शस्त्र, ये पहले से आपका सत्य सही है। ओके, फिर आगे देख लेते हैं प्रश्न 14वां। ओके, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। प्रश्न दोस्तों 14वां है। प्रश्न 14वां है कुई की चिनाई कितने तरीके से की जाती थी, लिखिए। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से लिखना है कुई की जो चिनाई है वो कितने तरीके से की जाती है। सॉल्यूशन हमारे दिया हुआ है कि ईंटों की जुड़ाई, चिनाई के ईंटों के बीच गारे, चूने और बालू की सूखी छाई, इस प्रकार से दिया हुआ है। देख लीजिए। अब चिनाई के प्रकार, चिनाई के पत्थर की चिनाई होती है, ईंट की चिनाई, ब्लॉक चिनाई, ओके, लिबास चिनाई, गेवियर चिनाई, ओके, आपका संयुक्त चिनाई, इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं कोई की चिनाई के तरीके। ओके, और इसके प्रकार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कंप्लीट हो जाता है। अथवा पूछे जा रहा हमसे नृत्य और नृत्यक में अंतर क्या है, आपका ये दिया हुआ है इसका अंतर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा दिया हुआ है नृत्य में क्या है भावना और शारीरिक क्रियाओं दोनों का युगलबंदी होती है। ओके, जिसमें भाव का प्रधान तत्व होता है, जबकि नृत्य में अंगों का विक्षेप मात्र होता है और नृत्य का बाह्य अनुकरण होता है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न 15। प्रश्न दोस्तों 15 है जनसंचार माध्यमों के 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखिए। इसका सॉल्यूशन दोस्तों हमारा ये दिया हुआ है जनसंचार माध्यमों के आपको 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखने हैं। तो ये हमारे दिए हैं जनसंचार माध्यम के 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। ओके, ये आपका दिया है जनसंचार माध्यम के उद्देश्य, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ये आपके दिए हैं 4 उद्देश्य। ओके,
स्क्रीनशॉट आप लीजिए, हमारा कंप्लीट हो जाता है। अथवा में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है इसके डायरी लेखन के की कुछ 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखी। ओके, जैसे देख लेते हैं हम, तो ये आपका दिया है डायरी लेखन की आपको 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए डायरी लेखन की विशेषताओं का। ओके, इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्नांक 16। प्रश्नांक 16 हमारा क्या है, कबीर अथवा भवानी प्रसाद जी का क्या है, आपको क्या है कवि परिचय इनका लिखना है। ओके, 2 रचनाएं भावपक्ष कला पक्ष में स्थान। ओके, तो मैं आपको कबीर का सॉल्यूशन बता देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या है कबीर की 2 रचनाएं लिखनी है, तो पहले आपको लिखना है कबीर जी की रचनाएं, तो आपको साखी शबद रबैनी जी के है कबीर जी की रचनाएं हो जाए। फिर इसके बाद दोस्तों आपको क्या है कबीर जी का भावपक्ष लिखना है, तो भावपक्ष इस प्रकार से आपको लिखना है, ये आपका दिया है कबीर जी का भावपक्ष। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले चलिएगा, ये अपना हो जाता है। फिर कबीर का आपका कलापक्ष लिखना है, तो ये कलापक्ष दिया है कबीर जी का, तो कलापक्ष हो जाता है। ओके, और इसके बाद हमें लिखना है साहित्य में स्थान, तो ये हमारा दिया है साहित्य में स्थान। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या है कबीरदास जी का कवि परिचय हो जाता है। अथवा दोस्तों पूछे जा रहा है मुंशी प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी का आपको क्या है लेखक परिचय देना है, 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान। ओके, तो मैं आपको क्या मुंशी प्रेमचंद जी का दिखा देता हूँ। तो मुंशी प्रेमचंद जी की आपकी 2 रचनाएं हैं, गोदान, कर्मभूमि, पूछ की एक रात। ओके, फिर आपको भाषा लिखनी है, तो ये भाषा इस प्रकार से दी हुई है, इस चीज़ को आप लिए आपकी भाषा दी हुई है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको शैली बतानी है कि किस प्रकार से शैली का प्रयोग किया गया है, तो इसका सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है। ओके, शैली में आपको आपको लिख देना शैली, और इसमें आपको लिखना इसमें छूट गया है। ओके, वर्णनात्मक, कथात्मक, ओके, सूत्रात्मक, इन शैलियों का प्रयोग किया है। ओके, साहित्य में स्थान आपको किस प्रकार से लिखना है, तो ये आपका साहित्य में स्थान दिया हुआ है, इस चीज़ को लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा प्रश्नांक 18 आ जाता है कि भाव पल्लवन की 3 विशेषताएं लिखी। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये हमारा दिया है भाव पल्लवन की 3 विशेषताएं। ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये भाव पल्लवन की विशेषता हमारी ये दी हुई है, पहला है कल्पनाशीलता, दूसरा है मौलिकता, तीसरा है सृजनात्मकता। ये आपकी दी है भाव पल्लवन की 3 विशेषताएं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और ये हमारा कंप्लीट होता है। आगे दोस्तों आपको किस सब्जेक्ट का भी सॉल्यूशन आपको तैयार करना है, ओके, समझना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। कंप्लीट होता है। अथवा में दोस्तों से पूछा जा रहा है कि विद्यालय में वार्षिक उत्सव आयोजन हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको बनाना है। तो इस प्रकार से आपको तैयार करना है, पहले आपको विद्यालय का नाम, जो विद्यालय का नाम है तो प्रस्तुत करता है वार्षिक उत्सव, दिनांक आपको डालनी है, मुख्य आकर्षण कला, मतलब जो आपके क्या है जो आपको जो होना है आपको वार्षिक उत्सव, उसमें क्या क्या होना है। ओके, तो इसमें हस्तकला प्रदर्शनी लगनी है। ओके, अगर नृत्य होना है, ओके, डांस गाना हो तो वो भी आप लिख सकते हो। ओके, फिर आइए लाभ उठाइए और क्या है अवसर का उचित मूल्य पाइए, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, इसी चीज़ आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको डायग्राम बना लेना है। इसमें क्या बताया गया है, इसका जो वार्षिक उत्सव लगा है वो हस्तकला शिल्पकला का प्रदर्शनी लगी हुई है। इस प्रकार से आप डायग्राम बनाना है, ओके, चित्र वगैरह बनाना है, और ये आपको समय लिख देना है, स्थान लिख देना है, और हमारा कंप्लीट हो जाता है। और एक बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। ओके, अगल बगल इस प्रकार से आपको चित्र बना लीजिएगा, तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न 19वां। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। ठीक, प्रश्न दोस्तों 19वां है, जिसमें हमें क्या है इस आपठित गद्यांश को पढ़ना है, समझना है, और फिर ये आपके 3 क्वेश्चन पूछेंगे, इनके उत्तर देने हैं। तो ये एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा जो है राष्ट्रीय चरित्र के बारे में ये पूरा दिया हुआ है। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। ओके, तो ये हमारा दिया हुआ है पूरा राष्ट्रीय चरित्र का विकास ही प्रजातंत्र का आधार है। ये पूरा देखिए आपको वही आपको पूरा पद्यांश दिया हुआ है। ओके, गद्यांश दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला हमसे पूछा रहा है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, तो आपको लिखना है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्रीय चरित्र का महत्व। राष्ट्रीय चरित्र का महत्व राइट आंसर हो गया। दूसरा पूछा प्रजातंत्र को सफल कौन बनाता है, तो प्रजातंत्र को हमें सफल कौन बनाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिकता प्रजातंत्र की रक्षा कर उसे क्या है सफल बनाती है। ओके, तीसरा हमसे पूछा जा रहा है छुटकारा गद्यांश में प्रयुक्त हुए किस शब्द का अर्थ है, मतलब एक छुटकारा जो गद्यांश में प्रयुक्त हुए किस शब्द का अर्थ है। ओके, इसमें आया आपका है मुक्त। ओके, मुक्ति, मुक्ति क्या कहते हैं, मुक्ति हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्नांक 19वें का, तो आप देख लीजिए। प्रश्न नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्नांक 20वां। ओके, तो प्रश्नांक दोस्तों हमारा 20वां में क्या करना है, गद्यांश आपको काव्यांश दिया है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। ओके, तो पहला हमारा दिया हुआ है काव्यांश मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ओके, मीराबाई जी का दिया आपका दिया है जाके सिर पर मोर मुकुट मेरा पति सोई, इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से करना है, तो ये हमारा दिया हुआ है। ओके, ये हमारा पूरा काव्यांश दिया है। संदर्भ में आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोज से संकलित मीराबाई के पदों से लिया गया है। प्रसंग आपको इस प्रकार से लिखना है। ओके, व्याख्या आपकी ये दी हुई है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ओके, ये हमारा पूरा स्क्रीनशॉट आप लीजिए, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, ये आपका दिया हुआ। ओके, फिर इसके बाद विशेषताएं दी हुई है, कंप्लीट हो जाता है। अथवा में दोस्तों से पूछा जा रहा है हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल। ओके, तो इसका हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए हमारा ये दिया हुआ है आपका पूरा काव्यांश। ओके, ये काव्यांश दिया हुआ है। संदर्भ किस प्रकार से लिखना है, तो इसका संदर्भ आपका ये दिया हुआ है। ये आपका प्रसंग है, ये इस प्रकार से आपका व्याख्या दी हुई है।
तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए पूरा और इसकी विशेषताएं दी हुई है। ओके, विशेषताएं में आपको लिखना पड़ता है कि ये जो काव्यांश है इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, कौन सी रस का प्रयोग किया गया है, इसमें किस टॉपिक की बात की गई, वो आपको बताना पड़ता है विशेषताएं में। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 21वां। ओके, प्रश्न क्रमांक दोस्तों 21वां है, निम्नलिखित गद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। आपको गद्यांश दिए, इनकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसमें मैंने दोस्तों आपका क्या है पहले वाला किया है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध हो गया, मतलब ये हमारा क्या मियाँ नसरुद्दीन वाले चैप्टर से लिया गया है। ओके, तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने कहा, उतर गए वे जमाने। तो इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ गद्यांश। चलिए मैं आपको इसका क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या बता देता हूँ। तो इसका दोस्तों आपको इस प्रकार से संदर्भ लिखना है, देख लीजिए। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। यह गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक आरोप के पाठ मियाँ नसरुद्दीन से लिया गया है। इसकी लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। ओके, प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश में तुन की रोटी तथा कला की कद्र न करने वाले का उल्लेख किया गया। ओके, व्याख्या इस प्रकार से आपको लिखनी है, आपको व्याख्या दी हुई है। ये क्या है? लेखिका के अनुसार तुन की एक विशेष प्रकार की रोटी का नाम है। मियाँ नसरुद्दीन ने हमें कहा कि यह पापड़ से अधिक भी क्या है पतली होती है। उन्होंने अपनी कुछ पुरानी यादों को ताज़ा किया और सोचते हुए कि हुए मियाँ को वो जमाने चली गई जब क्या है लोग क्या है कला की कद्र करना जानते थे। आजकल तो लोग क्या है रोटी बनाने की कद्रदार नहीं है रहे। आजकल लोग क्या है बस पेट भरने लगे हैं, वे तंदूरी रोटी खाकर ही क्या है संतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो जाती है। ओके, हम नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं प्रश्न 22वां हमारा आपके विद्यालय के प्रचार महोदय की निर्धन सहायता निधि से छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए कहा है आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको आवेदन पत्र लिखना है। आपको ये आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, तो आपको लिखना है आपको इस प्रकार से पहले सेवा में प्रचार महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो भी आपको विद्यालय का नाम। ओके, फिर आपको विषय लिखना है छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु महोदय। इस प्रकार से आपको लिखना है, ये आपका दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पूरा आपको बेहतरीन तरीके से आंसर आपको दिया है। विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का 12वीं का निर्धन छात्र हूँ। ओके, अध्ययन में सदैव मैं उत्तम रहा हूँ। इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और इसका इस प्रकार आप देख सकते हैं ये आपका दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट आप लीजिए फास्ट ही। ये आपका पूरा सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से आपका दिया हुआ है। दिनांक आपका आज्ञाकारी शिष्य। ओके, आपका आज्ञाकारी शिष्य या छात्र फिर आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, तो कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है लास्ट है। ओके, अथवा आप देख लीजिएगा इसका। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रश्न 30 में। इसमें बस में क्या है एक निबंध लिखना है, 4 नंबर का रहने वाला है। कोई भी एक टॉपिक आपको निबंध लिख लीजिएगा। ओके, कितना लिखना है आपको? तो आपको कब से 1 से 1.5 पेज आपको तैयार करना है। ओके, कोई भी टॉपिक पर। ओके दोस्तों, जैसे कि आपके विद्यार्थी अनुशासन वाला आपका इंपॉर्टेंट रहता है, अक्सर आया करता है। तो इस प्रकार से आपको रूपरेखा देनी है और शॉर्ट में आपको प्रस्तावना आपको 3 से 4 लाइन में। ओके, इस प्रकार से आपको नेक्स्ट हेडिंग डाल के 3-4 लाइन में इस प्रकार से आपको लिखते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दिया है, आपको विद्यार्थी अनुशासन का किस प्रकार से आपको दिया हुआ है, फिर अनुशासन का महत्व। इस प्रकार से आपका 1 से 1.5 पेज आपको लिखना है। ओके, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, ये आपका दिया है। इसमें तो आपको काफ़ी दे दिया है उस हिसाब से। ओके, लेकिन आप देखिए जितना आप लिख सकें उतना आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है, ये आपका उपसंहार हो जाता है। ओके, इसके बाद देखिए जीवन में खेलों का महत्व अगर आपको देखना है तो जीवन में खेलों का महत्व का आपको ये दिया हुआ है। जीवन में खेलों का महत्व ये हमसे पूछा जा रहा है, जीवन में खेलों का महत्व, तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए और इसे आप क्या स्वयं अपने से तैयार कर सकते हैं। खेल के बारे में जितना भी आपको ज्ञान है ओके कि इसका क्या क्या महत्व हमारे जीवन में, वो आपको बता देना है। अगर आप अपने मन से भी लिखते हैं तो 1 से 1.5-2 पेज आप आराम से लिख पाएंगे। ओके, ये आपका रटने का विषय नहीं है, केवल आपको क्या समझना पड़ता है। ओके, बाकी आप क्या है इससे हेडिंग बस देख सकते हैं, या इसे क्या है आप क्या है इसके कोटेशन भी आप तैयार कर लीजिएगा कुछ। ओके, इस टॉपिक से तो आप क्या अच्छे से लिख पाएंगे। ओके, इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का पूरा अभ्यास प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन बता दिया सेट बी का। आगे आपको कुछ सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।